सपनों का शहर मुंबई माया नगरी नाम से मशहूर इस शहर में न जाने कितने सपने हर रोज बनते और बिगड़ते हैं। 25 साल का सिद्धार्थ आज मुंबई के सुनसान फ्लाईओवर पर खड़ा था। लगभग एक महीने पहले कई अरमानों को अपने बैग में भरकर कानपुर से मुंबई पहुंचा सिद्धार्थ आज खुदकुशी पर तैयार खड़ा था। उसके सारे सपने, सारे अरमान तार तार हो चुके थे। उसने अपने कांपते पैरों के साथ ब्रिज की रेलिंग पर चढ़कर नीचे देखा और सोचने लगा कि कूदने के बाद कहीं वो बच तो नहीं जाएगा। कहते हैं कि मरने के ठीक पहले इंसान के आंखों के सामने उसकी जिंदगी एक खुली किताब के पन्नों की तरह उसके नजरों से सिलसिलेवर गुजरती है। सिद्धार्थ को भी नीचे मौत से पहले अपनी पूरी जिंदगी किसी मूवी की तरह दिखने लगी थी। बचपन, स्कूल, कॉलेज, माँ बाप, उसका शहर और एक नाम जिसके जहन में आते ही उसके होंठ ऐसे हालत में भी मुस्कुराए बिना न रह सके। पर वो मुस्कुराहट कड़वाहट से भरी हुई थी। सौम्या, ये नाम उसने पहली बार तब सुना था जब वो कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में था। कहते हैं इंटरनेट पर प्यार नहीं होता, लेकिन सिद्धार्थ को सौम्या इंटरनेट पर मिली और देखते ही देखते इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि इस खाली दुनिया में उसे अगर किसी चीज की चाह थी तो सिर्फ सौम्या की। प्यार को पाने की लगन में उसने अपने पापा की उस धमकी को भी दरकिनार कर दिया था, जिसके वजह से घर छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था, सिद्धू, अगर आज तुम घर की दहलीज लांघ मुंबई चले गए तो हमें अपने लिए मरा हुआ समझना। सिद्धार्थ सोचने लगा कि क्या उसका मुंबई आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों आया वो मुंबई और अब कानपुर वापस किस मुंह से जाएगा। कानपुर में पला बड़ा सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू एक बेहद आम सा लड़का था। उसके चेहरे या अक्ल में ऐसी कोई खासियत नहीं थी जो उसे औरों से अलग करती, पर उसके सपने आम लोगों से बहुत बड़े थे। गलत मत समझिएगा, वो कोई टाटा, बिरला या अंबानी नहीं बनना चाहता था। उसकी चाहत तो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की थी जो उसे टूट कर चाहे, उसे अपना बना सके। पर प्यार और सिद्धार्थ के बीच अगर कुछ आता था तो वो थी उसकी गरीबी। बेचारे ने जब भी किसी लड़की से प्यार का इजहार किया, हमेशा थप्पड़ या गाली ही नसीब हुई। अपने इकलौते दोस्त सचिन के मुंबई शिफ्ट हो जाने के बाद वो पूरी तरह अकेला हो चुका था। कॉलेज की पढ़ाई और रात में कंप्यूटर रिपेयर करते करते सिद्धार्थ ने अब अपना अकेलापन दूर करने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला और वो था इंटरनेट पे चैटिंग करना। कानपुर में बैठा सिद्धार्थ अब दुनिया के किसी कोने में भी लड़कियां से बात कर सकता था। ऐसे ही बातों बातों में एक दिन सिद्धार्थ को अपने ख्यालों की लड़की मिल ही गई, सौम्या। सौम्या मुंबई के चौल में रहने वाली एक गरीब लड़की थी जिसे सिद्धार्थ न सिर्फ प्यार करने लगा था बल्कि उसकी आर्थिक मदद भी करता था। कंप्यूटर रिपेयर करके पूरे 3 महीनों में जुगाड़े पैसों से उसने सौम्या के कॉलेज की फीस भर दी। इसके साथ ही सौम्या को मेंटली सपोर्ट भी करता था। बदले में सौम्या उसे भरपूर प्यार देती, कभी जानू तो कभी बेबी बुलाती। जिंदगी प्यार के लिए तरसता रहने वाला सिद्धार्थ उसकी बातों से ही निहाल हो जाता। सौम्या गरीब जरूर थी, लेकिन हुस्न उसने गजब का पाया था। उसकी खूबसूरती के आगे कोई भी लड़का अपना दिल हार सकता था। सौम्या से मिलने के लिए बेकाबू सिद्धार्थ मुंबई में जॉब के लिए आवेदन भेजने लगा। जल्द ही उसकी पढ़ाई भी खत्म हुई और सौम्या का 19वां जन्मदिन भी आने को था। वो दिन भी आते देर न लगी जब दिल के हाथों मजबूर सिद्धू ने मुंबई के टिकट्स बुक किए और अपने घर पर बताया कि वो नौकरी करने मुंबई जा रहा है, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। माँ ने एक और दुपट्टे से फांसी का फंदा बना लिया, वहीं दूसरी ओर बाप ने घर के कागज निकाल लिए और कहा कि आज ही जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मगर सिद्धार्थ को नहीं रुकना था, सो वो नहीं रुका। उसने दूर से ही अपने माँ बाप के पैर छुए और निकल पड़ा अपनी उस जिंदगी की तलाश में जिसमें एक नौकरी थी, एक किराए का मकान और उस मकान में उसका इंतजार करती सौम्या। पूरे रास्ते ट्रेन में लेटे हुए उसके आंखों के सामने पहली बार सौम्या से मिलने का मंजर तैरता रहा था। वो सोच रहा था कि कितना खुश नसीब होगा वो लम्हा जब वो सौम्या के दरवाजे पर दस्तक देगा और वो उसे सामने देख खुशी के मारे उछल पड़ेगी। बहुत जल्द सिद्धार्थ सौम्या के दिए हुए एड्रेस पर खड़ा था। हाथों में गुलदस्ता, जेब में रिंग, चेहरे पर मुस्कान और दिल में हसरतों के साथ उसने सांसें थाम कर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, लेकिन उस दरवाजे के पीछे जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म का वो हिस्सा अचानक खाली हो गया है जहां दिल पाया जाता है।
वहां उसका दोस्त सचिन था और उस छोटे से कमरे के कोने में रखे बेड पर सौम्या बेपरवाही से लेटी हुई थी। दोनों ने लगभग ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे। बगल के टेबल पर बियर की बोतलें रखी हुई थी। सिद्धार्थ को पहले तो इस बात का यकीन नहीं हुआ कि कमरे में लेटी लड़की सौम्या ही है। उसका अंदेशा था कि शायद उसे वहम हो गया है। दुनिया में मिलते जुलते शक्ल के कई लोग हो सकते हैं। सो उसने मोबाइल निकाला और सौम्या का नंबर डायल किया। फोन के रिंग की आवाज कमरे में से ही आने के बाद सिद्धार्थ को अब सारा माजरा समझ आ गया था। वो निढाल होकर वहीं बैठ गया। सौम्या को ऐसी हालत में देख उसकी आंखें भर आई। उसको देख सौम्या ने आंखों ही आंखों में सचिन से पूछा कि अब क्या करें। सचिन नशे की हालत में सिद्धार्थ के बगल में बैठ गया और बिना ना नु कर किए सारा सच उगल दिया। कैसे जब वो कुछ साल पहले मुंबई आया था, मुंबई ने उसे लूट कर बर्बाद कर दिया। कैसे उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। फिर उसकी मुलाकात सौम्या से हुई और सौम्या के साथ मिलकर दोनों ने लोगों को लूटने का प्लान बनाया। वे दोनों इंटरनेट पे कैट फिशिंग और ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ जिंदगी चला रहे थे। सिद्धार्थ के बारे में भी उसने ही सौम्या को बताया कि कैसे सिद्धार्थ लड़कियां पटाने में फुद्दू है और वो आसानी से जाल में फंस जाएगा। सारा हालिया बयान सुन सिद्धार्थ के कलेजे से दर्द का सोता फूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। उसने एक नजर बेड पर बैठी सौम्या को देखा, जिसकी आंखों में उसे अफसोस के कोई भाव नहीं नजर आए। वो तो धड़ाधड़ बियर के सिप पे सिप लिए जा रही थी। ये उसकी सौम्या थी ही नहीं और ना ही सचिन उसका दोस्त। एक सेकंड भी वहां अब और रुकना उसके बर्दाश्त के बाहर था। सो उसने अपना बैग उठाया और वहां से जाने को मुड़ा कि सौम्या अचानक से बोली, सुनो, अगर कुछ दिन रहना चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। कैसे बोल सकती थी वो ऐसा? कोई इतना बेदर्द और संगदिल भी कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल आया। अब जाके सौम्या की सांस में सांस आया कि चलो बला टली। पर सिद्धार्थ को ऐसी हालत में वहां से जाता देख इंसानियत सचिन के आड़े आई और वो आगे आकर बोला, यार बुरा मत मानना, पर तू मुंबई को अभी जानता नहीं। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर सचिन ने अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ को एक नंबर फॉरवर्ड करते हुए बोला, देख, ये नंबर ऐसे आदमी का है जिसने मेरी मदद की थी, अल्ताफ भाई। ये ब्याज पे पैसे देते हैं और रहने के लिए खोली का इंतजाम भी करते हैं। अगर जरूरत पड़े तो बात कर लेना और तुझसे ईंटे पैसे मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। नफरत के मारे सिद्धार्थ उसके चेहरे की ओर देख भी नहीं रहा था, पर न जाने क्या सोचकर उसने नंबर रख लिया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सिद्धार्थ के कदम और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तब तक चलता गया जब तक वो थक नहीं गया। नजर घुमाकर देखने पर उसने महसूस किया कि रात गहरा चुकी थी। सामने सड़क पर एक लॉज था। मुंबई में दूसरा पूरा दिन सिद्धार्थ उस लॉज के कमरे में सिर्फ सोता रहा। एक अजीब सी थकान और दुख उसके दिलो दिमाग पर बस गई थी। उसने आंखें खोली तो उसे याद आया कि उसने अपने जॉब का इंटरव्यू भी मिस कर दिया है। हड़बड़ी में सिद्धार्थ ने उस ऑफिस के नंबर पर कॉल लगाया, जहां पर दूसरे तरफ से रिसेप्शनिस्ट की बात सुनने के बाद उसके उम्मीद का आखिरी तिनका भी डूब गया। मिस्टर सिद्धार्थ, वी आर रियली सॉरी, कैंडिडेट्स तो सिलेक्ट भी हो गए हैं। अगली बहाली अब अगले साल होगी। ये सुनने के बाद कुछ देर सिद्धार्थ किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जमा रह गया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। भूख के मारे भी उसका बुरा हाल था। साइड टेबल पर रखे लॉन्च के मेनू को हाथ में उठाकर वो पढ़ने लगा। उसके एक हाथ में मेनू कार्ड था और दूसरे हाथ में लगभग खाली हो चुका उसका वॉलेट। कुछ देर में सिद्धार्थ भूखे पेट उस लॉज के बाहर अपना सूटकेस लिए खड़ा था। इतने बड़े शहर में सिद्धार्थ के लिए सारे रास्ते बंद थे। तभी उसे अल्ताफ भाई का ख्याल आया, जो सचिन के मुताबिक उस जैसे बेसहाराओं की मदद करता है। डरते डरते अपने सुर्ख हो चुके होठों पर जुबान फेरते हुए उसने उस नंबर पर फोन लगाया और अगले सुबह ही बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा। अल्ताफ भाई का ऑफिस एक मिल में था, जो देखने से काफी पुराना लग रहा था। बाहर से जर्जर नजर आ रही वो जगह अंदर से उतनी ही आलीशान थी। दीवार पर लगे टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा था। राकेश नाम का एक आदमी
लंगड़ाते हुए उसे बड़े इज्जत के साथ सीधे अल्ताफ भाई के कमरे में ले गया। सिद्धार्थ को देखते ही उसकी आंखें फैल गई। अल्ताफ ने सिद्धार्थ में ऊपर से नीचे तक क्या देखा किसे पता। उसने सिद्धार्थ को एक स्माइल दी, फिर राकेश की ओर देखा और फिर अपना सिर हिला दिया और वापस टीवी देखने में मशगूल हो गया। राकेश ने बिना देर किए सिद्धार्थ के हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट और 1 लाख रुपए थमा दिए। ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से उस कॉन्ट्रैक्ट को देखा और पूछा, इस पे साइन करना है क्या? सिद्धार्थ की हालत देख राकेश की हंसी छूट गई। ये पहली बार नहीं था जब सिद्धार्थ जैसा कोई उसके सामने इस हालत में खड़ा था। वो बोला, देख, पहले पन्ने पे तेरी खोली का एड्रेस लिखा है, बाकी पन्नों पर इस 1 लाख रुपए के करार के बारे में लिखा है। तू यहाँ साइन कर दे। सिद्धार्थ को इस वक्त अल्ताफ किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ जब पैसे लेकर वहां से निकला तो वो खुद को बुरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो काफी देर वहां खड़ा रोता रहा। पिछले 3 दिनों में ही उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। खैर, सिद्धार्थ ने अब चीजों को बदलने की ठान ली और उसने खुद से वादा किया कि अपने मेहनत के बल पर वो अपनी नई जिंदगी की नींव रखेगा। उस दिन के बाद सिद्धार्थ ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उसने जी तोड़ मेहनत की। वो सुबह घर से निकल जाता और जहां भी काम मिलता बस कर लेता। कई बार तो अपने क्वालिफिकेशन और काबिलियत के बहुत नीचे गिर के भी सिद्धार्थ ने काम किया था। और जब रात में बिस्तर पर लेटता तो एक पल में ही नींद के आगोश में खो जाता। सिद्धार्थ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर मुंबई शहर में भी अपना गुजारा करने लायक पैसे जमा कर लिए थे। उसने सचिन और सौम्या की तरह बुराई का दामन नहीं थामा। वो खुद को ये साबित कर रहा था कि हालात नहीं बल्कि लोगों का चरित्र उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे अपना रेंट और अपना इंस्टॉलमेंट देना था। राकेश ने उसी मुस्कुराहट के साथ उसका रेंट और इंस्टॉलमेंट कबूल किया, पर फिर उससे 1 लाख के लोन पर मोटा इंटरेस्ट मांगने लगा। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाल सिद्धार्थ को दिखा दिया। इंटरेस्ट रेट देखकर सिद्धार्थ के होश भागता हो गए और वो घबरा के बोला, ये इंटरेस्ट तो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा भैया। जितना लोन उतना ही उसका सूद कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ की बात सुन राकेश के भावों में विचित्र बदलाव आई और उसने उनका कॉलर पकड़कर कहा, ये लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था। इंटरेस्ट निकाल, वरना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तेरा क्या हुआ। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया कुछ तो सोचो। मैं खुद को बेचकर भी इतने पैसे इतनी जल्दी कैसे ला पाऊंगा? जिसके उत्तर में राकेश ने गहरी सांस ली और बर्फ से भी ठंडे शब्दों में बोला, अगर पैसे नहीं दे सकता तो हमारे गैंग में शामिल हो जा, हाँ? और हमारे साथ काम कर। ये सुन कुछ देर तक सिद्धार्थ की लड़खड़ाती जुबान रुक गई और उसने डरते हुए पूछा, कैसा काम भैया? इसके बाद राकेश ने जो कहा उसे देख सिद्धार्थ के पैर लकड़ी के टहनी की तरह कांपने लगे। राकेश ने कमर में छिपी अपने बंदूक खींच ली और मुंह दबाकर उसके मुंह में ठूस कर बोला, तुझे हमारे लिए शार्प शूटर बनना होगा। इतना बोल उसने बंदूक सिद्धार्थ के कांपते हाथ में थमाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कहां से एक अजीब ताकत सिद्धार्थ के अंदर आ गई और फिर उसने राकेश का हाथ झटका और वहां से तेजी से भागा। बुरे हालातों के साथ अपनी अच्छाई का सौदा करने की इजाजत सिद्धार्थ के जमीर ने उसे नहीं दी। पीछे से राकेश जोर से चिल्लाकर भागते हुए सिद्धार्थ को कहा, अरे कहाँ तक भागेगा? ये शहर भी हमारा है और तेरा घर भी। हमसे बचने के लिए तुझे दुनिया छोटी पड़ जाएगी। सिद्धार्थ भागता रहा, तेज और तेज, और तब तक भागता रहा जब तक उसकी सांस फूल न गई। जब सिद्धार्थ को होश आया तो उसने अपने आप को एक फ्लाईओवर के ऊपर पाया। रात अपने पैर चारों ओर पसार चुका था। सिद्धार्थ नियति के हाथों हार कर इस समय अपने जिंदगी का सबसे अहम और आखिरी फैसला ले चुका था। क्या बचा है अब मेरी जिंदगी में? पूरी तरह हारा हुआ शख्स हूं मैं।
माँ बाप ने छोड़ दिया, लड़की ने इस्तेमाल किया, दोस्त ने फंसा दिया, और अब खुद को बचाने के लिए दूसरों की जान लेने जैसा घिनौना काम मुझे गंवारा नहीं। उससे बेहतर मैं इस दर्द और जिल्लत भरी जिंदगी का ही अंत कर दूं। इसके बाद सिद्धार्थ पूरा हौसला जुटाकर नीचे कूदने ही वाला था कि अचानक सिद्धार्थ की नजर नीचे कुछ अजीब सा देखकर रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान किसी कचरे के डब्बे में बैठा हुआ है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि ये एक लड़की थी। पता नहीं क्या सोचकर सिद्धार्थ ने अपनी खुदकुशी कुछ देर के लिए रोक दी और नीचे उस गार्बेज कैन के पास जा पहुंचा, जिसमें से एकदम से एक नूरानी चेहरा बाहर निकला। वो यकीनन एक लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, सुर्ख लाल होंठ और गोरी तो इतनी जैसे कि मैदा में किसी ने केसर और दूध गूंथ दिया हो। वो किसी अप्सरा के मानिंद लग रही थी। सिद्धार्थ ने आओ देखा न ताओ और मदद के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी वो लड़की उठ खड़ी हुई। उसने ऊपर से नीचे तक चांदी का कवच पहना हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नौटंकी में कोई रोल कर रही हो। सिद्धार्थ के हरकत देख उसने चिल्ला कर कहा, खबरदार, जो अपने नापाक इरादों के साथ हमें छूने की कोशिश भी की, हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। अब कुदरत सिद्धार्थ के साथ कौन सा खेल खेलने वाली थी? कौन है ये लड़की? क्या होगा इस कहानी में आगे? सुनते रहिए पॉकेट एफएम। उस अजीबो गरीब लड़की के विचित्र और अटपटे बर्ताव पर सिद्धार्थ खिन्न हो उठा और थोड़ा चिढ़कर हैरत में बोला, कौन हो तुम और यहाँ कचरे के डिब्बे में क्या कर रही हो? सिद्धार्थ उसकी हुलिया और हाव भाव से बेहद प्रभावित था और उसने मन में सोचा, दिखने में तो ये कचरा बिनने वाली नहीं लगती, फिर ये इस तरह यहाँ क्यों बैठी है और ये अजीब से कपड़े? सिद्धार्थ का सवाल सुन उस लड़की ने फिर अपना मुंह खोला और दिलकश आवाज में, जिसमें हल्का सा डर झलक रहा था, बोली, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, इसलिए हमने दहशत के मारे यहाँ पनाह ली है। ज्यादती? दहशत? पनाह? ये कौन सी भाषा है? ऐसी उर्दू जुबान तो उसके शहर के मुसलमान भी नहीं बोलते। दुआ सलाम तक तो ठीक था, लेकिन इतनी अलग जुबान मेरी समझ से तो काफी दूर है। हमने एक दिल दहला देने वाला हैवान अपनी आंखों से आसपास भटकते हुए देखा। उसके 6 टांगे थी। उसका शरीर फौलाद का बना हुआ था और वो वहशी हमारी करीब बढ़े चला आ रहा था। इसीलिए हमें मजबूरन खुद को यहाँ कैद करना पड़ा। आप भी किसी महफूज जगह पर आसरा ले लीजिए, वो बेहद खतरनाक है। उसकी कही गई आधी बात सिद्धार्थ के पल्ले ही नहीं पड़ी। हालांकि वो इतना जरूर समझ गया कि जिन 6 टांगों वाले लोहे से बने शैतान की ये लड़की बात कर रही है, वो कुछ और नहीं बल्कि कचरा साफ करने वाली गाड़ी है, जो कि ठीक वहां से कुछ दूरी पर खड़ी थी। सिद्धार्थ इतना जरूर समझ गया कि इस लड़की का या तो कोई पैच ढीला है या ये कोई स्ट्रगलिंग थिएटर आर्टिस्ट है। शायद इसका कोई प्ले फ्लॉप हो गया है, तभी यहाँ सदमे में बैठी है। ये सोचकर सिद्धार्थ उसके थोड़ा नजदीक गया और प्यार से बोला, देखो, बारिश शुरू हो गई है। इस तरह बारिश में भीग गए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अपने घर चली जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा। उसे अपने करीब आते देख उस लड़की ने न जाने कहां से एक बड़ी सी तलवार निकाल ली और उसे लहराते हुए बोली, खबरदार, अगर आपने हमारे और नजदीक आने की जुर्रत की तो अपने बुरे अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सिद्धार्थ उसे देखने लगा। वो लड़की हाथ में तलवार होने के बावजूद नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। मन ही मन सिद्धार्थ खुद से बोला, हे भगवान, लगता है सदमे से इसका दिमाग खराब हो गया है। तभी बिजली कड़कने की एक तेज आवाज के साथ बारिश की रफ्तार बढ़ गई और सिद्धार्थ अपने होश में लौटा और सोचने लगा, छोड़ो, मुझे क्या करना है, बीमार पड़ती है तो पड़े, वैसे भी अब इस दुनिया में मेरे लिए रखा क्या है। एक बार फिर से मायूसी सिद्धार्थ पर हावी होने लगी और वो वहां से मुड़ते हुए बोला, जो करना है करो, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा।
इतना कहकर वो वापस वहां से अपनी खुदकुशी वाली जगह पर सीढ़ियां चढ़कर जाने लगा। उस लड़की ने सिद्धार्थ को जाता देख सिर झुकाकर कहा, अलविदा, खुदा हाफिज। और फिर वो कचड़े के डब्बे में बैठ गई। कुछ ही देर में सिद्धार्थ फिर से ब्रिज के रेलिंग पर खड़ा था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश बढ़ती जा रही थी। बतौर निष्कर्ष ये कहा जा सकता था कि मॉनसून ने शानदार दस्तक दे दी थी और पूरे शहर को प्रचंड गर्मी के प्रकोप से निजात मिलने वाली थी। हालांकि सिद्धार्थ को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि शायद कल का सूरज सिद्धार्थ ना देखे। पर उस लड़की की खूबसूरती और हाव भाव ने उसके अंदर एक खूबसूरत आंदोलन जरूर कर दिया था। उसने एक आखिरी बार कूदने से पहले न चाहते हुए भी कचरे के उस डिब्बे की ओर देखा, और एक बार फिर उसे अपनी खुदकुशी का ख्याल कुछ देर के लिए टालना पड़ा। उसने देखा कि कचरे के डब्बे में काफी हद तक पानी भर चुका था और वो पागल लड़की अब भी वहीं बैठी हुई है। अपनी नेक दिली से मजबूर सिद्धार्थ भागते हुए वापस नीचे आया। नीचे पहुंचकर उसने पाया कि कचरे का डब्बा पूरी तरह पानी से भर चुका है और वो लड़की निढाल उसके अंदर पड़ी हुई है। अरे भगवान, लगता है ये बेहोश है, सिद्धार्थ के मुंह से निकल गया। पानी उस लड़की के चेहरे तक पहुंच चुका था और बेहोशी के आलम में भी उसका चेहरा चांद की तरह लग रहा था और उसकी सिपाही वाली गोल्डन यूनिफॉर्म चमक रही थी। गौर से देखने पर वो ड्रामा के कपड़े नहीं लग रहे थे। उसका हेलमेट, सेफ्टी जैकेट सब असली था। इस पूरे हुलिये ने उसकी खूबसूरती को और निखार दिया था। वो इतनी सुंदर थी कि सिद्धार्थ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान है या किसी दूसरी दुनिया से आई हुई परी है। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पे हाथ फेरते हुए एक कोशिश की उसे जगाने की, लेकिन वो हिले भी नहीं। अब सिद्धार्थ ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला। चलो, मरने से पहले कुछ तो अच्छा कर जाओ। ये सोच सिद्धार्थ ने उस लड़की को उस कचरे के डब्बे से निकाला और गोद उठा उस मूसलाधार बारिश में उसे लेकर अपने घर पहुंचा। तेज बारिश के कारण पूरे शहर की लाइट काट दी गई थी। घर पहुंचकर सिद्धार्थ ने उसे बिस्तर पर लिटाया और एक बार फिर उसे जगाने की नाकाम कोशिश की। कुछ सोच फिर सिद्धार्थ ने उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाया और ब्रेड बटर लेकर बेड तक पहुंचा। वो लड़की अब तक बेसुध थी। सिद्धार्थ ने देखा उसके हाथ एकदम ठंडे थे। तुरंत सिद्धार्थ उसके पंजों की मालिश करने लगा। एक तरफ सिद्धार्थ को यह डर भी सताया जा रहा था कि अगर इस समय अल्ताफ भाई के आदमी उसे ढूंढते पहुंच गए तो क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन फिर जल्द ही सिद्धार्थ की मेहनत रंग लाई और उस लड़की ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नजर बगल में रखे खाने पे पड़ी और एक ही बार में उसने पूरा टोस्ट अपने मुंह में भर लिया। सिद्धार्थ को उस पे बड़ी दया आई और दूध का गिलास उठा सिद्धार्थ ने उसे पीने को दिया। ये साफ जाहिर था कि उस लड़की ने काफी समय से कुछ खाया नहीं था। देखने में वो लड़की एकदम दुबली पतली थी, लेकिन उसकी खुराक किसी पहलवान जैसी थी। घर पे जितना भी खाना था सिद्धार्थ ने उसके सामने रख दिया। टेबल पे एक मोमबत्ती लगी थी जिसपे वो दोनों डिनर कर रहे थे। जहां सिद्धार्थ को इस बात का मलाल था कि उसके घर में खाने की कोई खास चीज नहीं थी, वही वो लड़की सादा खाना भी बेहद चाव से खा रही थी। खाते खाते वो लड़की सिद्धार्थ से धीमे से बोली, हमारी जान बचाने के लिए हम तहे दिल से आपके एहसानमंद हैं। अगर आपको एतराज न हो तो हम थोड़ा और खा सकते हैं। सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जितनी भूख है आराम से उतना खाओ। बाहर अब भी बारिश पूरे शबाब पर थी, लेकिन अब सिद्धार्थ को यह तसल्ली थी कि कम से कम वो लड़की अब सुरक्षित जगह पर थी। खाना खत्म करने के बाद सिद्धार्थ ने उस लड़की से पूछा, अब मुझे अपने बारे में बताओ। ये सवाल सुनते ही वो लड़की सीधी कमर से झुककर अदब से बोली, गुस्ताखी के लिए हम माफी चाहते हैं। हम इतनी देर से आपके घर में हैं और अभी तक हमने आपसे अपना तारुफ नहीं करवाया।
सिद्धार्थ को उसकी बातों में जितनी भी उर्दू समझ आई उसके हवाले से वो बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? जिस तरह उनकी पहली मुलाकात हुई थी, सिद्धार्थ सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने प्यार से बात करेगी। उस लड़की ने सर झुकाए हुए ही बोली, जी, मेरा नाम आलिया है। मैं बादशाह यमन की खास सिपाही हूँ। उसकी पहचान सुन सिद्धार्थ को हंसी आ गई और वो बोला, अच्छा है तुमने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया। अगर तुम सिर्फ अपना नाम बता देती तो मैं बहुत दुखी हो जाता। अच्छा, तो तुम आलिया हो? वो उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, जी, आलिया बादशाह यमन की मुख्य। अब सिद्धार्थ भी उसे बीच में टोकते हुए बोला, आलिया, आलिया ही ठीक है, जो हुक्म। सिद्धार्थ को ये सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था। तो आलिया, तुम्हारा ये शहर यमन कहाँ पर है और तुम यहाँ कैसे आ गई? उत्साहित से सिद्धार्थ ने पूछा। जी, आपने सही फरमाया, हम यहाँ के नहीं हैं। हम रास्ता भटककर न जाने कैसे यहाँ आ पहुंचे। हमने ऐसी जगह पहले कभी देखी ही नहीं। सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए बताया कि ये इंडिया है। बातों के दौरान सिद्धार्थ समझ पाया कि उस लड़की के लिए ये पूरी दुनिया ही एकदम अनजानी है। उसे यकीन तो नहीं हो रहा था, पर उसकी बातों के हिसाब से ये कहा जा सकता था कि वो लड़की सच में किसी कहानियों की दुनिया से भटक कर यहाँ आ गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचना शुरू किया। कोई काल्पनिक दुनिया से निकल के असली दुनिया में कैसे आ सकता है? लेकिन इसकी सिपाही की यूनिफॉर्म, इसकी तलवार, यहाँ तक कि इसकी भाषा भी इस बात की ही गवाही दे रहे हैं कि ये पूरी तरह झूठ तो नहीं बोल रही है। या तो ये सच में किसी और दुनिया की शख्सियत है, या फिर एक्टिंग करते करते कहानी को ही अपनी असलियत समझने लगी है। थोड़ी देर तक अजीब कश्मकश में रहने के बाद सिद्धार्थ ने कुछ सोचकर अगला सवाल पूछा, अच्छा, तुम्हें याद तो होगी कि तुम यहाँ कैसे पहुंची? काश हमें पता होता। उसके चेहरे पर निराशा भरे भाव थे और वो आगे बोली, हमें आखिर में अगर कुछ याद है तो बस इतना कि राह चलते एक घोड़े और सिपाहियों के झुंड से एक छोटे बच्चे की जान बचाते हुए हम एक पेड़ से टकरा गए थे। उसके बाद जब हम होश के हवाले हुए तो हमने खुद को इस दुनिया में उसी जगह पर पाया जहां आप हमें मिले थे। कुछ देर उससे बात करने के बाद जब सिद्धार्थ को ये तसल्ली हो गई कि ये लड़की अब ठीक है, तो सिद्धार्थ ने अपने कदम फिर से अपने किस्मत की ओर मोड़ना चाहा और बोला, ठीक है, तुम अब आराम करो और कल सुबह जल्दी से यहाँ से चली जाना। अब मुझे चलना होगा। क्या आप किसी से मिलने जा रहे हैं? आलिया ने पूछा। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सिद्धार्थ अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए बोला, ऐसा कैसे मुमकिन है? और अगर ऐसा है भी तो आज से आप हमें अपना समझिए। सिद्धार्थ के अब चेहरे के भाव बदल गए। अपना समझिए? सिद्धार्थ ने सोचा, लेकिन फिर सिद्धार्थ ने आलिया का खूबसूरत और मासूम चेहरे को देखा और बोला, देखो आलिया, मुझे नहीं पता तुम दुनिया के बारे में क्या समझती हो क्या नहीं, लेकिन मेरा कोई साथी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी जेब खाली है, मेरा दिल खाली है। हद ये है कि वो कचड़े का डब्बा मुझसे अच्छा है, क्योंकि उस कचड़े की कीमत एक कबाड़ी लगा सकता है, लेकिन मेरी कोई कीमत नहीं है। लेकिन शायद आलिया को सिद्धार्थ की बातों की कोई समझ नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जो आलिया ने कहा वो सुनकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए। आलिया ने मासूमियत से सिद्धार्थ के सामने आ घुटने के बल बैठ गई और अपना सर झुकाया और बोली, मैं अब यमन में नहीं, इस दुनिया में हूँ और दुनिया में सिर्फ आपको जानती हूँ। तो आज से आप मेरे बादशाह सलामत और मैं आपकी कनीज। आपकी हर फिक्र मेरी फिक्र, आपका हर गम मेरा। दुनिया की हर मुसीबत को आप तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजारना होगा। सिद्धार्थ को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। किस्मत का ये कैसा मजाक था। एक तरफ
वो फकीर बन चुका था, जेब से, किस्मत से, हिम्मत से। और दूसरी ये लड़की उसे बादशाह बुला रही थी। सिद्धार्थ भाग्य की इस उलझन को तोल ही पा रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सिद्धार्थ चुप रहने के लिए आलिया को इशारा करता है। आलिया उठ खड़ी होती है। तभी बाहर से आवाज आती है, सिद्धार्थ, मैं शेखर हूं, दरवाजा खोल, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। आखिर कौन है ये आलिया और क्या है आलिया की हकीकत और उसका सिद्धार्थ की जिंदगी में आने का क्या मकसद है? सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर।